दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, तो प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मॉनसून सत्र की। आखिर क्यों मॉनसून सत्र की बात करेंगे? वो इसलिए क्योंकि संसद के मॉनसून सत्र में तकरीबन अब एक हफ्ते का वक्त बचा है ख़त्म होने को, और जो कामकाज है वो तकरीबन एक तरह से वॉश आउट सेशन है अभी तक के हिसाब से। हालांकि सरकार ने कई सारे बिल्स बिना किसी डिस्कशन के वॉइस वोट से पारित करा लिया है, लेकिन इन सब के बावजूद में संसद की जो प्रोडक्टिविटी है वो 16-18% से ज़्यादा नहीं है। तो क्यों सरकार अपनी जिद पे अड़ी है? क्यों सरकार पेगासस पे डिस्कशन नहीं कराना चाहती? क्यों विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है? और दोनों की रस्साकसी का आखिर मकसद क्या है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात मॉनसून सत्र की, सरकार की जिद की, विपक्ष की हठधर्मिता की, और दोनों के बीच में समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा। मशहूर गायक किशोर कुमार का कल जन्मदिन था, और किशोर कुमार के बारे में एक बात कही जाती थी कि वो बड़े हठधर्मी थे। एक बार गर्मी का दिन था और अमेरिका से कुछ एक्सपर्ट जो कि आर्किटेक्ट थे और वो उनके घर को डिज़ाइन करना चाहते थे। किशोर कुमार ने उन्हें अपने घर पे बुलाया था उनसे सलाह लेने के लिए। तो वो जो पहुँचे एक्सपर्ट जो आर्किटेक्ट थे और डिज़ाइन वास्तु और किस तरह से घर की सज्जा की जाती है, वो गर्मी के दिन में पूरी तरह से सूट बूट में थे। तो किशोर कुमार ने जब उन्हें देखा तो उनका पारा चढ़ गया, और किशोर कुमार से जब उन्होंने पूछा, जो एक्सपर्ट थे, कि किस तरह से आप वो घर का डिज़ाइन कराना चाहते हैं, तो किशोर कुमार ने कहा कि वो अपने घर की शुरुआत पूल से करना चाहते हैं। स्विमिंग पूल हो और उसमें लोग तैर कर आएँ और फिर तैर कर दूसरे कमरे में जाएं, और इस तरह से उन्होंने उस एक्सपर्ट को 5 मिनट का टिप्स दिया कि किस तरह से उनका घर स्विमिंग पूल जैसा होना चाहिए। जो एक्सपर्ट था वो समझ गया कि किशोर कुमार उस पर व्यंग कर रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद वो एक्सपर्ट वहाँ से भाग खड़ा हुआ। लोग कहते थे किशोर कुमार काफ़ी हठधर्मी हैं और उनकी इजाज़त के बिना, उनकी बिना पसंद के बिना कोई काम उनसे नहीं कराया जा सकता। तो मैं किशोर कुमार की बात क्यों कर रहा हूँ पार्लियामेंट के सेशन से? क्योंकि सरकार भी उसी तरह से और विपक्ष भी उसी तरह से हठधर्मी, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से भिड़े हुए हैं कि कहीं रास्ता निकल नहीं पा रहा, विंडो निकल नहीं पा रहा कि बहस हो सके और संसद का काम सुचारू रूप से चल सके। अब सवाल हठधर्मिता की जो वजह क्या है, क्यों सरकार हठधर्मी रवैया एटीट्यूड अपनाए हुए है, उसकी पहली जो वजह है कि सरकार पेगासस इशू पे, जिसमें कि लोगों के फ़ोन टैप किए जाने के आरोप हैं, जिसमें कि हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन, जिसमें कि राजनेता, सरकार के अपने मंत्री, पत्रकार, इन सब के नाम हैं, सरकार उस पर बहस नहीं कराना चाहती है। क्यों नहीं कराना चाहती? क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर इस पर बहस होगा तो सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा कि सरकार, भारत सरकार, पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले जो विपक्ष का सवाल है कि सरकार पहले ये तो एडमिट करे कि वो उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही है। सरकार को वो एडमिट करना पड़ेगा कि वो इस्तेमाल कर रही है, नहीं कर रही, और अगर सरकार एडमिट करती है उसके बाद तो पिंडारा बॉक्स खुल जाएगा कि सरकार कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं और जो अलग अलग जर्नलिस्ट हैं उनका फ़ोन टैप करा रही है। तो सरकार इसलिए वहाँ पर हाउस में उस पर डिबेट नहीं करना चाहती। विपक्ष इस मांग से हटना नहीं चाहता। विपक्ष को लगता है कि सरकार पहली बार एक मुद्दे पर फंसी है, और जहां पे सरकार कहीं ना कहीं भागती हुई दिख रही है। बाकी जो मुद्दे होते हैं उसमें सरकार एकदम एग्रेसिव फ्रंट फुट पे आकर लड़ाई लड़ती है, लेकिन इसमें सरकार का जो रवैया है वो डिफेंसिव है। सरकार इस मुद्दे पर गोल मटोल रवैया कर रही है। सरकार कह रही है कि वो बाकी मुद्दों पर तो तैयार है डिस्कशन के लिए। BSE की बैठक में तय हुआ था कि सरकार हर मुद्दे पर तैयार है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर तैयार नहीं है कि पेगासस के मुद्दे पर डिस्कशन हो। लेकिन विपक्ष चाहता है कि सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत पेगासस मुद्दे से हो, बाकी फार्मर्स इशू और साथ ही कोविड का इशू, ये सारे मुद्दे सेकेंडरी हैं, उस पर बाद में चर्चा हो जाएगी। तो जो दोनों के बीच में डेडलॉक है, उसका जो मेन जो डेडलॉक का इशू है वो पेगासस का इशू है। सरकार की इसमें रणनीति क्या है? सरकार अक्सर, हाँ, आपने देखा होगा पिछले 7 सालों में
जिस तरह से मोदी सरकार काम करती है, तो उसके काम करने का तरीका है कि अगर कोई ऐसा मुद्दा है जो कि विपक्ष और सरकार के बीच में टकराव का मुद्दा है, तो सरकार उसको संसद में लड़ने के साथ साथ, या कहें कि संसद के अलावा वो जनता का जो कोर्ट है उसमें लड़ना ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि सरकार को लगता है कि जनता के बीच में वो कहीं ना कहीं जो ओपिनियन है उसको अपने पक्ष में टिल्ट कर लेगी और जनता का कमोवेश जो है वो ओपिनियन सरकार के साथ में है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियां हैं जो कि अपने एजेंडे के तहत पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती हैं और ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश करती हैं। तो इसलिए पार्लियामेंट में इनको बहुत ज़्यादा इनको इंगेज मत करो। अगर इंगेज करना है तो जनता की अदालत में जनता को इंगेज करो। और इसीलिए इस मुद्दे पर भी जो बीजेपी और भारत सरकार है वो एक अपना कैंपेन 15 अगस्त के बाद शुरू कर रही है, जो 3 दिनों की का कैंपेन होगा। उसमें वो जनता से इंटरेक्ट करेगी और जनता को कहेगी कि नॉन इशू को जो विपक्ष है इशू बना रहा है। अब सवाल ये है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो रणनीति क्या कितनी कारगर है। क्या विपक्ष इस इशू पर संसद को ठप करके, क्या विपक्ष कोई बहुत ज़्यादा माइलेज या कोई बहुत ज़्यादा राजनीतिक पॉइंट या फिर कहें कि ओपिनियन परसेप्शन को मोल्ड कर सकता है। अब इसमें अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। जो कांग्रेस की धारणा है, कांग्रेस को लगता है कि इस मुद्दे पर सरकार चूंकि घिरी हुई है इसलिए सरकार को और घेरते रहना चाहिए, उसको बैकफुट पे लाना चाहिए। लेकिन कई सारी ऐसी पार्टियां हैं, उनका ये मानना है कि चूंकि पेगासस जैसा इशू जो टेक्निकल इशू है वो जनता के बीच में कोई उसकी बहुत ज़्यादा मेमोरी और बहुत ज़्यादा वो ओपिनियन को, परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें इस मुद्दे से हटकर जो कोविड जैसा मुद्दा है, जो किसानों का मुद्दा है, उस पर बहस करना चाहिए, उस पर सरकार को घेरना चाहिए। और चूंकि कई सारे जो लीडर हैं वो ये भी मानते हैं कि चूंकि कोविड में तकरीबन जो ऑफिशियल डेटा सरकार का है उसके मुताबिक ही 4 लाख से ज़्यादा डेथ हुई हैं, जबकि अगर अनऑफिशियल डेटा और जिस तरह से डेटा के ऊपर सवाल उठे हैं उसमें ये संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो सरकार को पेगासस की जगह वो कोविड से जो डेथ हुई है और कोविड में सरकार की जो नाकामी रही है उसको लेकर घेरना चाहिए सरकार को। अब जो सरकार की स्ट्रेटजी है, सरकार पिछले अगर देखें कि प्रधानमंत्री पिछले कई पार्लियामेंट्री, बीजेपी जो पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठकें हो रही है उसमें 3 बैठकों में प्रधानमंत्री इस बात को कह चुके हैं कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा, वो संसद का अपमान कर रहा है, वो देश का अपमान कर रहा है। और कहीं ना कहीं विपक्ष को अभी तक ये पच नहीं रहा कि कैसे बीजेपी सत्ता में आ गई और बीजेपी के पावर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। लेकिन क्या ये सच है? इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं, यानी कि हिस्ट्री में चलते हैं। आपको याद होगा कि 2009 से 2014 का जो मनमोहन सिंह का कार्यकाल था, वो कार्यकाल अगर आप पीआरएस के डेटा को माने तो वो कार्यकाल जो था वो संसदीय इतिहास का वर्स्ट काल था। यहाँ यानी कि संसद की जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी तो मनमोहन सिंह के दूसरे टेन्योर 2009 से 2014 के बीच में हुई थी और तकरीबन 50 से 60% ही संसद काम कर पाई थी। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि उस दौर में ढेर सारे ऐसे करप्शन के केसेस सामने आए थे जिसमें 2G स्कैम से लेकर कोल स्कैम तक अलग अलग समय पर आते रहे। और उस समय जो विपक्ष के नेता अरुण जेटली थे और सुषमा स्वराज जो लोकसभा में विपक्ष की नेता थी, उनके अगर स्टेटमेंट को देखें और कई सारे मॉनसून सत्र को याद करें, 2012 के मॉनसून सत्र को मनमोहन सिंह ने भी सेम स्टेटमेंट दिया था जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि ये चुनी हुई सरकार का अपमान है कि विपक्ष संसद में सरकार को काम नहीं करने दे रहा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा और उससे पहले भी वो कहते रहे हैं। लेकिन लीडर अपोजिशन जो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज थे, उन लोगों ने उस समय क्या कहा था, उनके बयान को सुनिए। सबसे पहले अरुण जेटली 2011 रांची के दौरे पर थे और अरुण जेटली ने ये बात कही थी कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि पार्लियामेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, चलने नहीं देना, इससे फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, पार्लियामेंट को रोकना, गतिरोध पैदा करना। अरुण जेटली ने फिर 2012 का उनका स्टेटमेंट है कि ऐसे कई सारे मौके होते हैं जब ऑब्स्ट्रक्शन पार्लियामेंट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है और सिर्फ
डिबेट करते रहना वो सरकार को एक स्केपगोट रोड देना है, यानी कि सरकार को एक विंडो देना है। जो सरकार इस समय कह रही है कि हम डिबेट के लिए तो तैयार हैं, आप इस पे डिबेट कीजिए, लेकिन विपक्ष उस पे मान नहीं रहा। अरुण जेटली ने यही बात उस समय कही थी कि डिबेट सिर्फ सरकार को एक स्केप रूट देने का जरिया है और जब ज़रूरी हो तो ऑब्स्ट्रक्शन करना चाहिए। 2012 में सुषमा स्वराज का स्टेटमेंट है जो कहती हैं नॉट अलाउइंग पार्लियामेंट टू फंक्शन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि संसद को नहीं चलने देना भी एक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। तो अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि संसद को नहीं चलने दिया जा रहा, 130 करोड़ रुपए खर्च हो गए और प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई, तो सरकार और इससे पहले इतिहास में इस तरह के मौके हैं जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उसने संसद को नहीं चलने दिया था, क्योंकि उसके पास एक वाजिब तर्क था कि करप्शन के इशू हैं और करप्शन के इशू पर बहस करके क्या फ़ायदा होगा जब तक उस मंत्री को नहीं हटाया जाता। और उस जमाने में ढेर सारे मंत्री हटे थे, दयानिधि मारन से लेकर तमाम ऐसे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। बंसल जो उस समय के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, तो ऐसे तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर बात इस्तीफे की है ही नहीं, यहाँ बात सिर्फ डिस्कशन की है, बहस का है, जिसको कि सरकार मंजूर नहीं कर रही। तो ये दोनों के बीच में डेडलॉक का इशू है, डेडलॉक का मुद्दा है। अब सवाल यह है कि अगले कुछ दिनों में क्या इस सेशन से आप प्रोडक्टिविटी यानी कि कामकाज की उम्मीद कर सकते हैं? जो हालात अभी तक दिख रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत कम संभावना है कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हो जाएगी। सरकार का जो ऑफिशियल एजेंडा है, जो बिल्स हैं, वो बिना डिस्कशन के पारित हो रहे हैं वॉइस वोट से, तो इसलिए सरकार कोई बहुत ज़्यादा इस मुद्दे पर लचर और नरमी नहीं दिखा रही। सरकार कह रही है कि आप कोविड के ऊपर डिस्कशन कर लीजिए, और राज्यसभा में उसके ऊपर बहस हो चुकी है, लोकसभा में भी बहस शेड्यूल्ड है, तो सरकार पेगासस को छोड़कर बाकी मुद्दों पर नरमी दिखा सकती है, लेकिन उस मुद्दे पर सरकार की तरफ से क्लियर कट नो है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।